आजकल हर घर में किसी ना किसी को कैंसर हो रहा है, तो क्या रीजन है इस रैपिड इंक्रीज का? स्मोकिंग हमें पता है एक रिस्क फैक्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट इतना स्ट्रेस है, सोशल मीडिया, ये सब। कौन से टाइप के कैंसर ज्यादातर आपके एमओसी सेंटर के अंदर आते हैं? हम डेली बेसिस पे 6-7 पेशेंट हम रोज के देखते हैं। 30 साल के बाद मैरिज करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इस एरा में है जिससे हम कैंसर को काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। कौन सी आप 5 सिंपल हैबिट्स बताना चाहेंगे जो वो अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करे, जिससे कैंसर का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है? एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप हमें लेनी चाहिए, सो दैट जो भी हमारे बॉडी में डेली बेसिस पे डैमेज हो रहा है वो अच्छे से रिपेयर हो। एक जनरेशन पहले कैंसर ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में हम सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ते थे या धीरे से बात करते थे। हमें लगता था कि कैंसर हमारी जिंदगी से काफी दूर है, पर आज इंडिया की रियलिटी काफी बदल चुकी है। अगर हर घर में देखा जाए तो किसी ना किसी फैमिली मेंबर, दोस्त या कोलीग को ये बीमारी आजकल है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल हेमतानी फ्रॉम एमओसी कैंसर केयर सेंटर लाजपत नगर, जो हमारे को कैंसर रिलेटेड सारी क्वेरीज के बारे में आज बताने वाले हैं। Hello, I am Dr. Nikhil Imthani. I am a consultant medical oncologist and I am specialized in treating cancers of all subtypes, metallurgical cancer and solid cancer, with use of chemotherapy as well as newer therapies like targeted therapy, immunotherapy and hormone therapy. So welcome डॉक्टर निखिल। Thank you for having me. तो डॉक्टर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑन अ लार्जर स्केल, जो कैंसर एक रेयर डिजीज मानी जाती थी, पर आजकल आप देखते हैं कि हर घर में किसी ना किसी को कैंसर हो रहा है, तो क्या रीजन है इस रैपिड इंक्रीज का? स्मोकिंग हमें पता है एक रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल एक रिस्क फैक्टर है, बट जो हमारी डेली बेसिस पे डाइटरी हैबिट्स हैं, हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब इतना रैम्पेंट यूज बढ़ गया है खाने की चीज़ों में, इतने केमिकल्स बढ़ गए हैं जिसकी वजह से कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो नंबर 1 इज़ आर डाइटरी हैबिट्स, जो भी हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। सुपरमार्केट से जाके चीज़ें लेना जिसमें बार कोड है, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो सब डेली बेसिस पे हम कंज्यूम कर रहे हैं सबकॉन्शियसली। वी शुड हैव ऑर्गेनिक फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और वी शुड अवॉइड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, जिससे कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता है। सेकेंड इज हमारा चलना फिरना। आजकल ऑफिस, हर कोई ऑफिस जा रहा है, हर कोई बिजी अपने लाइफस्टाइल में, हर कोई अपनी गाड़ी में बैठता है, बिल्डिंग में जाता है, वहीं पे भी बैठे रहते हैं, चलना फिरना काफी कम हो गया है। ओबेसिटी हैज बिकम अ पैंडेमिक। हम इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं जिनका अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर इज वेरी वेरी कॉमन नाउडेज। ओबेसिटी इज सो कॉमन नाउडेज। ओबेसिटी अगेन कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बॉडी एक स्ट्रेस में रहती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में रहती है, जिसके कारण ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर होने के रिस्क है। लिवर का कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो ये सब ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इतना स्ट्रेस है आजकल, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया, ये सब। लैक ऑफ स्लीप, स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। नींद कम से कम 8 घंटे गुड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप में जो भी हमारे अंदर बॉडी में डैमेज हुआ है वो सब रिपेयर होता है। तो ये सब मुख्य कारण है जिसकी वजह से कैंसर इतना बढ़ गया है। इतना जो रैपिड फास्ट लाइफस्टाइल हो चुका है, खान पान खराब हो चुका है, चलना फिरना कम हो गया, रादर हमें चलना ज़्यादा चाहिए। एटलीस्ट हमें 7000 स्टेप्स डेली लेने चाहिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो डॉक्टर, कौन से टाइप के कैंसर ज्यादातर आपके एमओसी सेंटर के अंदर आते हैं, और क्या आपने कोई एज शिफ्ट एक्सपीरियंस किया है कि पहले होता था कि मिडिल एज लोगों को ज्यादा होता था, आजकल तो बच्चों में भी ये पाया जाता है जी। तो ऐसा कोई शिफ्ट चेंज है, और क्या है कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर्स? तो मेल्स में मुख्य जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है हेड एंड नेक कैंसर। हेड एंड नेक कैंसर माने जीभ का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, जो वॉइस बॉक्स है उसका कैंसर। तो इसका मेजर रीज़न इज स्मोकिंग एंड टोबैको। तो अगर कोई इंसान स्मोकिंग नहीं करता या टोबैको कंजम्पशन नहीं करता या अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करता, तो हेड एंड नेक कैंसर का इंसिडेंस वुड बी लेस देन 10%। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में स्मोकिंग, टोबैको का यूजेज इतना ज़्यादा है कि हम मेल्स में हेड एंड नेक कैंसर डेली बेसिस पे 6-7 पेशेंट हम रोज के देखते हैं। सिमिलरली फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर पाया गया है वो आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में क्यों इतना बढ़ गया है? पहले ज़माने में ब्रेस्ट कैंसर
60s की एज में, 70s की एज में देखा जाता था, बट आजकल ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में हम 30s की एज में देख रहे हैं, 40s की एज में देख रहे हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक शिफ्ट हो गया है, यंग एज में काफ़ी देखा जा रहा है। तो अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस। ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, लेट मैरिज करना, 30 साल के बाद मैरिज करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लेट बच्चा करना, बच्चा जल्दी कर लेना चाहिए, 30 साल से पहले कर लेना चाहिए। लेट बच्चा करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ना बच्चे ना करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग ना करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया डिंग्स, डबल इनकम नो किड्स। तो ये सब जो आजकल लाइफस्टाइल हो गया, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि शादी जल्दी कर लो, बच्चे जल्दी कर लो। वो आजकल सब कॉन्सेप्ट, हर कोई आजकल करियर फोकस हो चुका है, जो कि गलत चीज़ नहीं है, बट साइड बाय साइड फैमिली भी देखना, वो भी सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सब देखा गया कि ओवरऑल ये सब कैंसर का रिस्क भी कम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब हमारे ऑलरेडी नोन रिस्क फैक्टर हैं, जो कि मेरे ख्याल से पब्लिक भी काफ़ी हद तक अवेयर है कि ये सब नोन, बट जो ये अननोन रिस्क फैक्टर्स हैं, इस पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर, आजकल की जनरेशन जो है, जिसके अंदर जंक फूड इतना प्रेवलेंट है, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड और 10 मिनट डिलीवरी जनरेशन जी। जैसा कि आजकल कहा जाता जी। है, तो ये लाइफस्टाइल कितना हमें कैंसर की तरफ धकेल रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि वी शुड फोकस ऑन प्रोड्यूस, नॉट प्रोडक्ट्स। दीज आर ऑल एंड प्रोडक्ट्स। उसमें क्या प्रिजर्वेटिव्स डल रहे हैं, क्या केमिकल्स डल रहे हैं, और हम डेली बेसिस पे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता है ना। इसके कोई ट्रायल्स हुए, मैं ये भी नहीं कह सकता कि दैट इज़ अ डेफिनेटिव रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, बट जो हमें अपना ऑर्गेनिक जो खाना है, हरी सब्जियां हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रादर देन दिस 10 मिनट डिलीवरी में बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, जंक फूड हो गया। इन सब से शुगर स्पाइक्स होती हैं, जो कि बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं। तो वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो। वी शुड नॉट ईट टू मच। जैसे अराउंड 70-80% हमें खाना चाहिए, इतना नहीं कि ब्लोटिंग हो, एसिडिटी हो। ज़्यादा खाने से भी बॉडी पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। डिनर हमें जल्दी कर लेना चाहिए, जैसे कहते हैं सूर्य उदय हो तो हम ब्रेकफास्ट कर लें, सूर्य अस्त हो उससे पहले डिनर कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। एटलीस्ट फिर इवनिंग में हाफ एन आवर टू 1 आवर वॉक करना चाहिए। ये सब हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस डेली बेसिस पे लेंगे, तो कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, जो कैंसर से बचना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी आप 5 सिंपल हैबिट्स बताना चाहेंगे जो वो अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें, जिससे कैंसर का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है? देखिए, नंबर 1 वुड बी नो अल्कोहल कंजम्पशन एंड नो टोबैको, नो स्मोकिंग। नंबर 2, एडिक्वेट स्लीप। एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप हमें लेनी चाहिए, सो दैट जो भी हमारे बॉडी में डेली बेसिस पे डैमेज हो रहा है वो अच्छे से रिपेयर हो। नंबर 3, आई वुड सजेस्ट डाइट। डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपना घर का खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, बाहर का जितना जंक फूड अवॉइड करें, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करें, और सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड बी वेरी मच एक्टिव डेली। हाफ एन आवर टू 1 आवर वॉक शुड बी डन, ताकि आपको ओबेसिटी ना हो और ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर ना हो। तो बी एक्टिव, अवॉइड सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड टोबैको। ये सब चीज़ें करने से काफ़ी हद तक कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। तो डॉक्टर, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में एक अजीब तरह का डर सा पैदा हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये जैसे कि एक डेथ सेंटेंस है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं है और मोर्टालिटी रेट बहुत ही हाई है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस मिसकंसेप्शन को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? देखिए, पहली बात, सबसे बड़ा लोगों में जो डर है, जैसा आपने एकदम कहा कि कैंसर सुनते ही डर जाते हैं, बट आजकल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स मीनिंग के हम कैंसर को स्टेज 1 से भी पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे 2 मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। दोनों के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जिसकी वजह से हम उसको स्टेज 1 से पहले में भी डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी एक मोडालिटी है। मैमोग्राफी बेसिकली एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। उससे हम ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 1 से पहले भी डायग्नोज कर सकते हैं। और जो गाइडलाइंस कहती हैं कि 40 साल की उम्र के बाद सालाना एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। यूएस में इसका काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, फीमेल्स में अवेयरनेस है, जिसकी वजह से
वहाँ पे जो स्टेज 0 जिसको हम बोलते हैं, स्टेज 0 का कैंसर डिटेक्शन इज एज हाई एज 90%। और जब एक बार स्टेज 0 में कैंसर डिटेक्ट होता है तो क्योर रेट इज 100%। तो अवेयरनेस की वजह से वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हम जल्दी डायग्नोस कर पाते हैं और जल्दी ट्रीट कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोगों में कैंसर का इतना फियर है, फोबिया है या अवेयरनेस नहीं है, कोई मैमोग्राफी नहीं कराना चाहता। सर्वाइकल कैंसर के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है, पैप स्मीयर होता है, जिससे हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। सर्जरी से क्योर हो जाता है, क्योर रेट्स आर 100%, बट बिकॉज ऑफ फियर और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नो वन इज विलिंग टू गो टू अ फिजिशियन और गेट एजुकेटेड, जिसकी वजह से हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं, जिसमें एक पेशेंट का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। स्टेज 4 अगर किसी को यदि हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट उसका 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज़्यादा हो जाता है। यदि वो अगर पहले डायग्नोज हो जाए तो वो सर्जरी से पूरा ठीक हो जाता है और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत कम हो जाता है। एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मैं कैंसर में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी देखता हूँ। इवन विद स्टेज 4 कैंसर मैं कहूँगा पेशेंट को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर, स्टेज 4 कैंसर हैज बिकम अ क्रॉनिक डिजीज, जैसे कि डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, जिसका इलाज चलता रहता है, सालाना जीवन भर चलता रहता है। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में इतनी एडवांसेस आ गई हैं जिससे हम स्टेज 4 कैंसर में भी 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर सर्वाइवल देख पा रहे हैं। इतनी नई नई अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई। अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी कॉस्टली। स्टेज 4 कैंसर हैज बिकम अ क्रॉनिक डिजीज, जिसमें पेशेंट अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। तो डॉक्टर, पहले जैसे कि हम अगर कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते थे तो सिर्फ एक कीमोथेरेपी ही पॉपुलर मानी जाती थी, बट आजकल डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज आ गई हैं, जैसे कि टारगेटेड जी। थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो ये ट्रीटमेंट्स ने कैसे कैंसर को एक नई लाइफ दी है, एक नई डायरेक्शन दी है, किस तरह से? तो मैं जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा, लंग कैंसर स्टेज 4 15 साल पहले कीमोथेरेपी से पेशेंट का सर्वाइवल वाज लेस देन 1 ईयर। आज की डेट में अगर कोई हमारे पास स्टेज 4 लंग कैंसर का पेशेंट आता है तो हम आजकल पूरी डेप्थ तक पहुँचाते हैं कि पेशेंट को कैंसर हुआ किस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, और वो जेनेटिक म्यूटेशन आज की डेट में टारगेटेबल है थ्रू मेडिसिन्स। तो आज की तारीख में अगर हमारे पास कोई स्टेज 4 लंग कैंसर का पेशेंट आता है तो हमारा ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी भी नहीं रहता है, हम टैबलेट से ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें पेशेंट का सर्वाइवल 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया है स्टेज 4 में, जो कि 15 साल पहले कीमोथेरेपी से मात्र 1 साल भी जीवन नहीं पेशेंट जी पाता था। तो टारगेटेड थेरेपी बहुत कैंसर्स में हम देते हैं। लंग कैंसर हो गया, हेड एंड नेक कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। इम्यूनोथेरेपी एक नया प्रकार का ट्रीटमेंट है जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। लंग कैंसर में, ब्लैडर कैंसर में, किडनी कैंसर में, हेड एंड नेक कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर का एक वेरिएंट होता है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, उसमें भी इम्यूनोथेरेपी काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है। इम्यूनोथेरेपी हम ऐसे कह सकते हैं कि कैंसर सेल्स काफ़ी कनिंग होते हैं, शैतान होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी उसको पहचान नहीं पा रही है कि ये फॉरेन बॉडी है। कैंसर सेल सॉर्ट ऑफ एक प्रोटीन होता है PDL1, तो प्रोटीन से वो कवर्ड होता है, तो हमारी इम्यूनिटी पहचान नहीं पाती है। जब हम इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन देते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सक्षम हो जाती है कि पहचानने में कि ये फॉरेन बॉडी है, कैंसर सेल्स है, और हमारी इम्यूनिटी ही लड़ती है कैंसर को खत्म करने में। तो ये सब थेरेपीज आने से कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज बन चुका है, जिससे और बहुत अच्छे एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं। कोलन कैंसर हो गया, लंग कैंसर, 3 साइकिल हमने इम्यूनोथेरेपी दिया, पूरा कैंसर गायब हो गया। इट इज सो ग्रेटिफाइंग कि ये सब मेडिसिन हमारे इस एरा में है जिससे हम कैंसर को काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, इससे हमारे व्यूअर्स को काफी रोशनी मिली है इस बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर कि जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार हॉस्पिटल विजिट्स करने होते हैं, तो इस वजह से क्या उनका ट्रीटमेंट डिले होता है या रिकवरी के अंदर डिले होता है? देखिए, डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास कौन सी स्टेज में आ रहा है। जनरली कैंसर को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे स्टेज 1 इज़ अर्ली कैंसर और ट्रीटमेंट इज़ जनरली लोकल मोडालिटी मीनिंग या तो सर्जरी या रेडिएशन। स्टेज 2, स्टेज 3 में जनरली कॉम्बिनेशन होता है कि कीमो भी दिया, सर्जरी हुआ, या कीमो के बाद रेडिएशन हुआ, या कॉम्बिनेशन में हमने कीमो और रेडिएशन किया, और उसके बाद पेशेंट कुछ टाइम के लिए एडमिटेड रहता है और अपना ट्रीटमेंट करा के चला जाता है। तो ऑल दीज थेरेपीज, चाहे वो कीमो हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, चाहे वो टारगेटेड थेरेपी हो, उसके लिए पेशेंट को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट सेम डे अपना मेडिसिन लेके सेम डे अपने घर चले जाता है। इससे एडवांटेज ये रहता है कि जितना पेशेंट
हॉस्पिटल में कम टाइम स्पेंड करेगा, उतना पेशेंट को इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, तो उतना हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का रेट कम होगा, और पेशेंट का एक मेंटल ट्रॉमा होता है, और पेशेंट हॉस्पिटल जाना, कैंसर वार्ड में जाना, डे केयर में जाना, तो जितना पेशेंट का विजिट कम होगा उतना उसको मेंटल ट्रॉमा पेशेंट के लिए कम होगा। तो हमारा यही एम रहता है कि सेम डे करा के सेम डे पेशेंट चला जाए, अनलेस कोई हमें हैवी डोज देनी है बहुत कीमो की, जहाँ पे एडमिशन एडवाइज्ड हो, तो पेशेंट को कुछ टाइम के लिए रहना पड़ता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दिल्ली एनसीआर में इतने सारे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो एमओसी जैसे डेडिकेटेड कैंसर केयर सेंटर में पेशेंट्स को क्यों आना चाहिए? देखिए एग्जैक्टली मैं अभी जो बात कर रहा था कि कैंसर इज़ अ क्रॉनिक डिजीज, इलाज लंबा चलने वाला है, और जो भी सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कैंसर पेशेंट आ रहा है, वहाँ पे और भी प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं, जनरल सर्जरी के आ रहे हैं, मेडिसिन के आ रहे हैं, तो पेशेंट का इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो एमओसी का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ द सेम, कि पेशेंट कम्स द सेम डे, अपना मेडिसिन वो चढ़ाए और सेम डे पेशेंट को हम फ्री कर दें, और क्योंकि और स्पेशलिटीज़ नहीं है तो इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मोर इम्पॉर्टेंटली एमओसी में एक ही फ्लोर पे सब कुछ अवेलेबल है पेशेंट के लिए, जहाँ पे पेशेंट को बिलिंग के लिए एक जगह जाना पड़ता है, डाइटिशियन से अलग से मिलना पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट से अलग से मिलना पड़ता है, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट से अलग से मिलना पड़ता है। एमओसी इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे एक ही फ्लोर पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इट इज़ ईज फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी मिल रहा है, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट भी मिल रहा है पेशेंट को। देखो जो भी कैंसर पेशेंट है दे गो थ्रू अ इमोशनल जर्नी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट को और फैमिली दोनों को इमोशनली उनको बेटर फील कराएं कि हम आपके साथ पूरी जर्नी में आपके साथ हैं, क्योंकि ये कैंसर पेशेंट की एक जर्नी है, तो हमें पूरा टाइम उनके साथ रहना है। तो एमओसी में स्पेशली डेडिकेटेड साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है जो कि पेशेंट के साथ थ्रू आउट देयर जर्नी है, चाहे वो अपना कीमो करा के जाए, इम्यूनो करा के जाए, कॉल्स पे हमारे यहाँ साइको ऑन्कोलॉजिस्ट करते रहते हैं, उनके टच में रहते हैं, ताकि उनका जो भी मेंटल वेलबींग है वो पॉजिटिव रहे, एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू बेटर आउटकम्स। ये पूरा एक स्टडी हुआ है यूएस में, जिसमें देखा गया है कि जो भी कैंसर पेशेंट जितना रिलैक्स है, जितना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, जितना कम स्ट्रेस्ड है, मेडिसिन वर्क बेटर, सर्वाइवल्स आर बेटर, साइड इफेक्ट्स आर लेसर। तो ये सब एक ही फ्लोर पे पेशेंट को मिल रहा है, जहाँ पे डाइटिशियन भी है, कैंसर रिलेटेड कौन सी डाइट लेनी है, फ्रेम ऑफ माइंड के लिए एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है ताकि पेशेंट एक्टिव रहे, एक्सरसाइजेस करे, और मोर इम्पोर्टेंटली जैसे बिलिंग है वो भी सब सेम फ्लोर पे, तो पेशेंट के लिए इट इज़ ईज कि हर कोई अटेंड करने वाला एक ही फ्लोर पे है। इट इज़ मोर ऑफ पेशेंट सेंट्रिक कि पेशेंट का आउटकम हम कैसे अच्छा कर सकें थ्रू आर मेडिसिन, थ्रू अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, थ्रू एक्टिव लाइफस्टाइल। ये तो बहुत ही फायदेमंद न्यूज़ है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहती थी कि तो अनलाइक बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पर उनको कंटिन्यूसली रहना पड़ता है, तो इस वजह से क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है पेशेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बड़े हॉस्पिटल्स में भी जो भी कीमो होती है दे आर एट अ वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट। अनफॉर्चुनेटली ऑल दी मेडिसिन जो भी पेशेंट को लगनी है दे आर फ्रॉम द हॉस्पिटल फार्मेसी, एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन एमआरपी, सो एट एमओसी नथिंग इज ऑन एमआरपी। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल एमओसी की फार्मेसी है दे आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ कैंसर मेडिसिन एट अ सब्सिडाइज कॉस्ट, सो दैट पेशेंट कैन कंटिन्यू देयर ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द पेशेंट इन द लॉन्गर रन, एंड जैसे मैंने बताया not only that we are providing everything to the patient on the same floor, be it psycho oncology, dietitian and physiotherapist। तो जैसे मैंने बोला एमओसी is sort of a patient centric organization, तो affordability is also there as well as good quality of cancer care is also there। ये तो बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर। तो एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कैंसर पेशेंट्स कह लीजिए या कोई भी पेशेंट की जो फैमिली होती है, वो इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए इतना लंबा लंबा पेपर वर्क होता है, तो ये फैमिली के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल सा सिचुएशन हो जाता है। तो इसके लिए कुछ एमओसी के अंदर कुछ ऐसी सुविधा है कि जिससे फैमिली के लिए ये सब आसान हो जाए?
देखिए जैसे हर एमओसी सेंटर में एक एडमिन है जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज हैं दे आर देयर टू हेल्प द पेशेंट, जितना भी उनसे पॉसिबल हो सकता है। तो एमओसी में ऑल इंश्योरेंसेज आर देयर एंड सेंटर एडमिन्स आर देयर टू हेल्प द पेशेंट एंड द फैमिली रिगार्डिंग द इंश्योरेंस डिटेल। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है हमारे व्यूअर्स के लिए। अब डॉक्टर मुझे ये एक बात बताइए कि कई पेशेंट्स इतने वीक हो जाते हैं कैंसर की वजह से कि वो हॉस्पिटल तक भी विजिट नहीं कर सकते, उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी भी नहीं होती है। तो क्या एमओसी के थ्रू कोई ऐसी सर्विस है जिससे कि होम केयर सर्विसेज को टारगेट किया जाता है? देखिए एमओसी का जो कॉन्सेप्ट है इट इज बीइंग विद द पेशेंट थ्रू आउट देयर जर्नी। जब एक बार पेशेंट डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट का इलाज शुरू होता है जिसमें काफी बार कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी देते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी पेशेंट को होते हैं। होम केयर एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे जरूरी नहीं है पेशेंट को कोई भी कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो, नौशिया, वॉमिटिंग, उल्टी का मन हो, लूज मोशन हो रहे हो, कमजोरी हो रही हो, तो ये सब चीजें घर पे भी मैनेज हो सकती है। तो एमओसी में ये कॉन्सेप्ट है होम केयर, जहाँ पे एक डॉक्टर, एक नर्स पेशेंट के घर पे जाके पेशेंट को देख के जो भी उसके वाइटल्स नोट करके ऑन्कोलॉजिस्ट को कॉल करके जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना हो, भले वो आईवी फ्लूइड्स हो, आईवी एंटीबायोटिक्स हो, आईवी एंटीएमेटिक्स हो, उल्टी के इंजेक्शन देने हो, सारे सपोर्टिव मेडिसिन वो सब हम पेशेंट के घर पे ही दे देते हैं ताकि पेशेंट को एक कंटिन्यूम ऑफ केयर मिल पाए। जरूरी नहीं है कि कोई भी साइड इफेक्ट हो रहे हो तो हर बार मरीज को हॉस्पिटल आना चाहिए। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस आई वुड से अराउंड 80% ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दीज ट्रीटमेंट कैन बी मैनेज्ड एट होम। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होम केयर के पेशेंट को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। वो 80% कॉम्प्लिकेशन हम आपके घर पहुंच के वो मैनेज कर लेंगे। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन मैनेज नहीं हो सकती है 20% केसेस में, तो फिर पेशेंट को जो भी नियर बाय हॉस्पिटल, जो भी एमओसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, हम वहां पे एडमिट करके उनको मैनेज करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो अगर आप में से किसी की भी फैमिली में कोई जूझ रहा है कैंसर से और उनको होम केयर सर्विसेज की ज़रूरत है तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। तो डॉक्टर आगे बढ़ते हुए कैंसर के अंदर आजकल एक नई तरह की चीज़ सुनी गई, एक होलिस्टिक अप्रोच कि जहाँ पर हम बात करें काउंसलिंग की, फिजियोथेरेपी की, डाइट की, तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्या एमओसी भी फॉलो कर रहा है? जी देखिए, कैंसर रिलेटेड आउटकम्स हम तभी अच्छे कर सकते हैं जब हम होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। होलिस्टिक अप्रोच बेसिकली मींस अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, जैसे कि जो भी सिस्टमिक थेरेपी हम पेशेंट को दे रहे हैं, उसके अलावा भी हमें पेशेंट का केयर करना है फिजिकली, इमोशनली, सोशली और फाइनेंशियली। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक केयर। जैसे मैंने बताया 50% इज मेडिसिन एंड 50% इज द स्टेट ऑफ माइंड। जितना पेशेंट का स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रहेगा, जितना पेशेंट एक्टिव रहेगा, उतना पेशेंट का आउटकम और बेटर होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक केयर, जहाँ सिर्फ अच्छी दवाइयां ही नहीं दे रहे बट वी आर ऑल्सो केटरिंग टू पेशेंट्स इमोशनल नीड्स। जैसे साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, प्रॉपर उसमें स्कोरिंग करते हैं। एनसीसीएन की गाइडलाइंस है कि पेशेंट का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, कितना एंशियस है, उसके बेसिस पे साइको ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग करता है, फैमिली की काउंसलिंग करता है, केयर गिवर की काउंसलिंग करता है, और क्या कैंसर रिलेटेड डाइट लेनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड से हाई फाइबर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट जो भी कीमोथेरेपी लेता है, कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जब पेशेंट ये सब थेरेपीज लेता है। तो हाई फाइबर, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट, ये हमारे डाइटिशियन पेशेंट को एक डाइट चार्ट के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जिससे पेशेंट और ट्रीटमेंट और बेटर टॉलरेट कर पाता है। तो एक पार्ट जैसे मैंने बताया साइको ऑन्कोलॉजी, एक पार्ट हो गया डाइटिशियन का, एक पार्ट हो गया फिजियोथेरेपी का, जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट के साथ उनको एक्सरसाइजेस सिखाते हैं और कैसे एक्टिव रहना है, वो सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये सब चीजों से भी पेशेंट के आउटकम और बेटर होते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी के अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे पेशेंट फील्स बेटर इक्विप्ड टू डील विद द साइड इफेक्ट्स ऑफ आवर ट्रीटमेंट। तो व्यूअर्स, आपको पता चल रहा है कि कैंसर को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें जूझना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए डॉक्टर, मैं ये बात करना चाहती थी कि आप तो कोई ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत ही करीब है, आप इतने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और जो एमओसी कैंसर केयर की फिलॉसफी से भी मैच करती है। जी, तो मैं 2 पेशेंट स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। वन वाज़ माय गायनेकोलॉजी प्रोफेसर। शी हैड CA कोलन स्टेज 4, बड़ी
आंत का कैंसर था, लिवर में स्प्रेड था, और शी वाज सच अ पॉजिटिव लेडी, इतनी फुल ऑफ पॉजिटिव ऑरा। तो जो हमने इनका ट्रीटमेंट किया था कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से, शी हैड अ कंप्लीट रिस्पॉन्स विच इज वेरी रेयर इन स्टेज 4 कैंसर। सो आई वुड लाइक टू से टू द जनरल ऑडियंस के स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेस नहीं रहेंगे, माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगे, उतना ही दवाइयाँ और बेटर काम करती हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर अ कपल वेयर लेडी वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, और शादी होने के 3 महीने बाद उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ 1995 में। तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, सर्जरी, रेडिएशन कराया, कीमोथेरेपी कराया, और ये सब करने के बाद वो ठीक हो गई। 2 बच्चे हुए 2015 में, मतलब लगभग 20 साल बाद बीमारी उनकी वापस आई, और तब स्टेज 4 डिजीज थी, बट हर हस्बैंड स्टूड लाइक अ पिलर। 10 साल उन्होंने ट्रीटमेंट, आज भी चल रहा है स्टेज 4 में उनका, एंड ही स्टिल स्टैंडिंग बाय हर एज अ पिलर। सो अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज द रोल ऑफ फैमिली। तो केयर गिवर का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, जितना पेशेंट का सपोर्ट वो पिलर बन के खड़े होंगे, उतने ही आउटकम हमारे बेटर होंगे। So these two stories really touch my heart and they give us a message कि जितना आप अपना माइंड को रिलैक्स रखें और जितना आपको गुड फैमिली सपोर्ट मिलेगा, उतना आपके आउटकम्स बेटर हो सकते हैं। ये कहानी तो डॉक्टर मेरे दिल को भी छू गई है। तो डॉक्टर आइए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसके अंदर हम थोड़े कैंसर के मिथ्स को बस्ट करते हैं जी। तो शुरू करते हैं शुगर से। क्या शुगर कैंसर सेल्स को फीड करता है? तो हमें शुगर को क्या अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना चाहिए? देखिए, ये गलत मिथ है। शुगर एज सच कैंसर नहीं करता। देखिए, शुगर का एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज स्पाइक्स आर बैड। अगर हम शुगर लेते हैं, उससे एकदम से ग्लूकोज हमारा बढ़ता है, जिससे बॉडी पे स्ट्रेस होता है, पैंक्रियाज पे स्ट्रेस होता है, इंसुलिन एकदम से बनता है। इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन। तो शुगर स्पाइक्स आर बैड, बट ग्लूकोज वी नीड। तो आई वुड सजेस्ट माई ऑडियंस के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मीनिंग के ग्लूकोज रिलीज हो रहा है बॉडी में, धीरे धीरे हो रहा है, उसकी स्पाइक्स नहीं आ रही। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारा गेहूं हो गया, चावल हो गया। शुगर कंजम्पशन पर से इज नॉट गुड बिकॉज इट कॉजेज ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी इन टर्न कॉजेज कैंसर। सो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट आई वुड से कि इनडायरेक्ट रिलेशन है कि इट लीड्स टू ओबेसिटी, एंड इन ओबेसिटी कैन कॉज कैंसर। सो शुगर इन शॉर्ट टर्म वोंट कॉज कैंसर। अगर मेरी फैमिली में किसी को आज तक कैंसर नहीं हुआ है, तो चांसेस इसके हाई हो जाते हैं कि मुझे भी कैंसर नहीं होगा? देखिए, जैसे मैंने बताया, कैंसर इज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज बिकॉज ऑफ द पुअर चॉइसेस वी मेक on a daily basis, be it related to diet, be it related to sedentary lifestyle, be it related to lack of exercise, lack of sleep. These all factors put together increase risk of cancer. So जरूरी नहीं है कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आपको कैंसर नहीं हो सकता। आपको डेली बेसिस पे यू हैव टू मेक गुड चॉइसेस। इफ यू मेक गुड चॉइसेस, योर बॉडी वुड बी हेल्दी एंड यू वुड बी कैंसर फ्री। बहुत सारे लोग इसे बिलीव करते हैं कि बायोप्सी या सर्जरी कराने से कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। जी। क्या ये सही है डॉक्टर? ये मिथ एकदम गलत है, और आई वुड से कि बायोप्सी कराना इज अ मस्ट। बायोप्सी गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 1 कि वो कैंसर है भी कि नहीं है। कई बार वो टीबी की गांठ होती है। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि नेक नोड है, और पेशेंट ने, ये बहुत कॉमन मिथ है जो पेशेंट लेके आते हैं कि बायोप्सी कराएंगे कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। कई बार बायोप्सी कराते हैं, उसमें टीबी निकल आती है और पेशेंट को टीबी की दवाई चलती है। तो बायोप्सी गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 1 वो कैंसर है कि नहीं है। यदि है, कैंसर कौन से प्रकार का है वो भी हमें बायोप्सी से पता लगता है। उसमें हम क्या थेरेपी दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो बायोप्सी के सैंपल पे ही हम टेस्ट कराते हैं। तो बायोप्सी इज मैंडेटरी, इट शुड बी डन इन ऑल पेशेंट्स टू नो अबाउट द डिजीज एंड टू नो अबाउट द ट्रीटमेंट एज वेल। सो इट इज अ मिथ, बायोप्सी डज नॉट कॉज स्प्रेड ऑफ कैंसर। मोबाइल फोन्स या सेल टावर से कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड होता है? देखिए, मोबाइल फोन्स या सेल टावर में जो रेडिएशन होती है, दैट इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग radiation does not causes cancer, although I would say I have seen in my practice many brain tumor patients जो left side brain phone use कर रहा है उसको left sided हो गया, जो right side use कर रहा है वो right sided हो गया। There are no studies to say this, and जो भी studies हुई हैं they are all negative, but I still feel at कुछ हद तक they might contribute, they might। कीमोथेरेपी कैंसर की ट्रीटमेंट में फायदे से ज्यादा नुकसान करता है? देखिए, एकदम ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी इज अ बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी आई वुड से लाइक एंटीबायोटिक, जैसे इन्फेक्शन को खत्म
करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे ही कैंसर को खत्म करने के लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी इज बेसिकली किलिंग द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। जैसे कैंसर आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, तो कीमोथेरेपी सेलेक्टिवली उन्हीं पे काम करता है। जो नॉर्मली डिवाइडिंग सेल्स हैं उस पे वो काम नहीं करता है। तो काफी हद तक कीमोथेरेपी बहुत कैंसर्स में पेशेंट को बहुत रिलीफ देता है। लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ट्यूमर श्रिंक होता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, उसमें हम इम्यूनोथेरेपी ऐड करते हैं, टारगेट थेरेपी ऐड करते हैं, तो पेशेंट का कंट्रोल डिजीज का और बेटर हो जाता है। तो कीमोथेरेपी इज अ बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट एंड उसके साइड इफेक्ट्स होते भी हैं, तो वी आर हियर टू मैनेज। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि ग्रीन टी, हल्दी या व्हीट ग्रास लेने से कैंसर क्योर होता है, क्या ये सच है? देखिए, कैंसर क्योर प्रिवेंट के तौर पे मैं कह सकता हूँ यस, दीज आर ऑल गुड चॉइसेस। टर्मरिक इज वेरी गुड, इट कंटेन्स कर्क्यूमिन विच इज एंटी कैंसर एजेंट एंड इट शुड बी कंज्यूम्ड। इट कैन बी प्रिवेंटिव, बट मैं कहूँ कि हल्दी से कैंसर ठीक हो सकता है, ये गलत चीज है। आप एज अ सप्लीमेंट इलाज के दौरान ले सकते हैं, बट अपना जो मेन ट्रीटमेंट है एलोपैथी का वो आप जरूर कराएं, चाहे वो कीमो हो, चाहे वो इम्यूनो हो, चाहे वो टारगेटेड हो। और आप ये नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिससे पेशेंट की इम्यूनिटी बेटर ही होगी और पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान हेल्प करेगा। स्ट्रेस या इमोशनल ट्रॉमा जो आजकल हम सबकी जिंदगी में है, क्या ये बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर को? जी, सो इनडायरेक्टली देखिए, स्ट्रेस एक हमारे अंदर हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल रिलीज होने से हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। तो कैंसर कुछ हद तक जेनेटिक डिजीज भी होती है, जहाँ पे हमारे कैंसर कॉजिंग जीन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इज नॉट एबल टू पिक अप दीज कैंसर सेल एंड किल दोज कैंसर सेल। तो जब स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल बनता है, इम्यूनिटी सप्रेस होती है, तो इनडायरेक्टली इट कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। तो डॉक्टर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेयर डाइज या डिओड्रेंट यूज करने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। देखिए, इस पे कोई हमारे पास सच एविडेंस नहीं है, बट इन द एंड दीज आर ऑल केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर एब्जॉर्ब बाय द स्किन और हमारी बॉडी में जाते हैं। हाउ दे कैन हार्म आई एम नॉट श्योर, बट व्हाट आई फील जितना अवॉइड करे उतना बेटर है। और डॉक्टर, बहुत सारे लोग आजकल हर्बल मेडिसिन पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो क्या ये हर्बल मेडिसिन कैंसर मेडिसिन से ज्यादा सेफ है? देखिए, आई वुड सजेस्ट कि जो भी हम ट्रीटमेंट लें, इट शुड बी ऑल एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मीन्स के उसके पीछे हमारे पास साइंस है, ट्रायल्स हैं। ये जो हमारी मेडिसिन है कैंसर की, दीज आर टेस्टेड इन लैक्स ऑफ पेशेंट बिफोर अवेलेबल जब होती है पब्लिक के लिए, तो ये लाखों मरीजों में टेस्ट होने के बाद अप्रूव होती हैं। तो हर्बल मेडिसिन का कोई साइंटिफिक क्लेम नहीं है, एंड वेदर वी कैन टेक हर्बल मेडिसिन अलॉन्ग विद आवर ट्रीटमेंट, आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज उनका हर्बल मेडिसिन से हमारी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस कम हो जाए या साइड इफेक्ट बढ़ जाए, वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट स्टडी अबाउट हर्बल मेडिसिन। सो आई जनरली डोंट रिकमेंड माई पेशेंट टू टेक हर्बल मेडिसिन ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर, जैसे ही कैंसर लफ्ज सुनते हैं लोगों को लगता है कि एक बार ये डायग्नोस हो गया तो हमारी लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म, क्या ये सच है? देखिए, ये सच नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में यदि कैंसर डायग्नोज होता है तो दे आर क्योरेबल, पूरा बीमारी जड़ से ठीक हो सकता है। तो हमारे पास सर्जिकल अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, रोबोटिक सर्जरी है, रेडिएशन में अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, मेडिसिन अच्छी आ गई हैं, जिससे अर्ली स्टेज में कैंसर क्योरेबल है। यदि स्टेज 4 भी कैंसर हमारे पास आता है तो भी वो ट्रीटेबल है। हमारे पास बहुत अच्छी प्लेथोरा ऑफ ड्रग्स है, इतनी सारी मेडिसिन आ गई जिससे हम कैंसर को ट्रीट करके पेशेंट को उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। तो पेशेंट को ऐसे हताश नहीं होना चाहिए कि कैंसर हो गया तो अब आगे ऑप्शन नहीं है, बहुत कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल। ओके डॉक्टर, और एक आखिरी सवाल जो बहुत ही जरूरी है। सो डॉक्टर, as soon as cancer is diagnosed in a family, the entire family gets overwhelmed with the whirlwind of emotions. So what is that message you would like to give our viewers so that they can get themselves prepared for this? देखिए, it is important that once a patient is diagnosed with cancer, the entire family suffers. It is important as doctors, we doctors, and I would say, the psycho-oncologist, the dietitian, healthcare providers, basically all healthcare providers have to be with the patient and the family throughout their journey. ये अगर हम उनके साथ हैं पूरे दौरान इलाज के, तो पेशेंट का, फैमिली का स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम होता है। एंड आई वुड लाइक टू से अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जितना फैमिली का रोल है कैंसर में, उससे बड़ा कुछ नहीं है। फैमिली एक बैकबोन है पेशेंट के लिए, तो जितना फैमिली सपोर्ट रहेगा, और एक होता है ओवर सपोर्ट, वो भी मैं नहीं कहूँगा, वो भी बहुत गलत होता है। तो हम हमेशा पेशेंट को यही बोलते हैं कि आप ऐसे बिहेव करें कि आपको कुछ नहीं है, यू आर ओके, यू आर फाइन, आपको कोई बीमारी नहीं है,
आप बस हॉस्पिटल आते हो, इलाज करा के घर चले जाते हो। डोंट डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स एट होम। डू योर नॉर्मल लाइफस्टाइल। जितना आप नॉर्मल रह सकते हो, फैमिली भी और पेशेंट भी, उतना ही बेटर पेशेंट को फील होगा, उतना ही बेटर पेशेंट के आउटकम्स आएंगे। जैसे मेरे पास एक पेशेंट अभी 1 हफ्ता पहले ही आया था, तो ही वॉज लाइक कि माई वाइफ, ही वॉज डायग्नोज विद लंग कैंसर, तो ही वॉज लाइक कि माई फैमिली इज प्रेशराइजिंग मी सो मच कि ही वॉज हैविंग पेन, चेस्ट पेन हो रहा था, तो लंग कैंसर था। एक कीमो लगाया, उसका पूरा चेस्ट पेन चला गया। तो ही वॉज थिंक आई एम फीलिंग नॉर्मल, मेरे को कुछ नहीं सिम्टम्स हो रहे, मैं एकदम ठीक महसूस कर रहा हूँ। बट फैमिली वॉज सो एंशियस, दे वर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन, क्या डाइट दें, क्या करें, क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स बताएं डॉक्टर साहब। मैंने कहा देखिए, लेट हिम लिव नॉर्मली, ही इज फीलिंग नॉर्मल, ही इज डूइंग हिज नॉर्मल एक्टिविटीज। उनको ऐसा ना महसूस कराएं कि वो मरीज है। आप उनके साथ नॉर्मल रहें, और ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे से डिस्कस करें, आई एम देयर टू हेल्प यू। बट पेशेंट को जितना आप काम रखें, एंग्जाइटी ना दें, वो भी जरूरी है। तो कई बार ज्यादा ओवर केयर इज ऑल्सो बैड, अंडर केयर इज ऑल्सो बैड, ओवर केयर इज ऑल्सो बैड। जस्ट बी विजिलेंट, अपने पेशेंट का ख्याल रखें, बट ज्यादा ओवर केयर भी खराब है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर, आप कोई एक ऐसा रामबाण बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को 1 मिनट के अंदर, कि जिसे फॉलो करने से हमारे को कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि जब आप उठें, ब्रेकफास्ट करें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें जिसमें बैलेंस डाइट हो अपना, बाहर के प्रोडक्ट्स जितने अवॉइड कर सकते हैं करें। लंच में खूब सारा सैलेड लें, फाइबर लें, और एक्टिव रहें। एटलीस्ट डेली हाफ एन आवर टू 1 आवर वॉक करें। 7,000 to 10,000 स्टेप्स डेली कोशिश करें चलने का। माइंड को पॉजिटिव रखें। डिनर लाइट करें, जल्दी करें, 6:30-7 बजे करें। उसके बाद कुछ ना खाएं, और स्लीप कम से कम 8 घंटे की रखें, और स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें। तो डॉक्टर, जब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी की, तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जिससे सबको बहुत ही डर लगता है वो है हेयर लॉस। तो इस हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कीमोथेरेपी की सारी मेडिसिन से हेयर लॉस नहीं होता, पहली बात। तो कीमोथेरेपी में कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जिससे हेयर लॉस होता है। तो सारी कीमो मेडिसिन, ये भी बहुत कॉमन मिथ है कि हम कीमो देंगे और हेयर लॉस होगा। तो सारी कीमो की मेडिसिन से हेयर लॉस नहीं होता, कुछ कुछ मेडिसिन से हेयर लॉस होता है, और वो भी आजकल प्रिवेंटेबल है थ्रू स्कैल्प कूलिंग डिवाइसेस। स्कैल्प कूलिंग डिवाइसेस बेसिकली क्या होती हैं कि कीमो की मेडिसिन स्कैल्प में ना जाए, तो उससे पहले कूलिंग कैप्स होती हैं, तो उससे नसें कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और मेडिसिन कीमो की स्कैल्प में नहीं जाती है, जिससे हेयर लॉस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एमओसी सेंटर्स में हमारे पास स्कैल्प कूलिंग की भी सुविधा है, जिससे पेशेंट का हेयर लॉस नहीं होता कीमोथेरेपी के दौरान, और पेशेंट का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है इलाज के दौरान भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर निखिल हेमतानी फ्रॉम एमओसी कैंसर केयर सेंटर। तो जैसे कि आपने आज सुना कि कैंसर से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत और सूझबूझ से इससे लड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू।